नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में पहला दिन रहा। सोमवार सुबह करीब 6:11 पर झालावाड़ के काली तलाई से यात्रा शुरू हुई। काली तलाई से बाली बोरड़ा तक करीब 14 किलोमीटर के सफर के साथ यात्रा का पहला फेज पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की नीयत और नीति के कारण भारत टूटने का खतरा बढ़ रहा है। विभाजनकारी विचारधारा देश के लिए बड़ा खतरा है। राजनीतिक तानाशाही तीसरा बड़ा खतरा है। इन तीन खतरों का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। इसका चुनावों में फायदा जरूर हो सकता है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच गई। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के जनहित के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से 18 दिन में 18 सवाल करेंगे। पहला सवाल सतीश पुनिया ने पूछा कि क्या वो राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे और क्या कर्जमाफी का वादा पूरा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में राहुल गांधी ने सब्जबाग दिखाया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन गिनूंगा, कर्ज माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। सतीश पुनिया ने कहा कि यह सिलसिला 18 दिनों तक रहेगा, जब तक राहुल राजस्थान में रहेंगे। मैं आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि राजस्थान अतिथि परंपरा का प्रदेश है और यहां प्रवेश कर रहे हैं देश के ख्यातनाम नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी। वो राजस्थान आ तो रहे हैं, 18 दिन वो यहां रहेंगे और मैं आपसे रूबरू होऊंगा रोज 18 दिन। केवल 1 मिनट आपको तकलीफ दूंगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा श्रीमान राहुल गांधी जी से। और आज शुरू करता हूं क्योंकि आज रात को वो प्रविष्ट कर जाएंगे, कल से उनकी यात्रा शुरू होगी। आज वो कदम रखें तो मेरा पहला सवाल होगा कि उन्होंने 2018 में राजस्थान की अनेक जनसभाओं में ये सब्जबाग दिखाया था कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो हम लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 तक गिनती गिनूंगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसान का खेत साफ हो गया। राजस्थान के किसान की जेब साफ हो गई। हजारों किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। कई किसानों को आत्महत्या पर विवश होना पड़ा। तो क्या राहुल गांधी जी आज पावने की तरह पधारेंगे, पर राजस्थान के किसानों के लिए कोई सौगात लाएंगे क्या? तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में आने पर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले किसानों से किया गया वादा याद करना चाहिए और किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। उनके बाद ही राजस्थान में एंट्री करनी चाहिए। विजया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि वो यहां सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ कराएंगे, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों के साथ छलावा किया गया। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उनको ना तो समय पर बिजली दी जा रही है और न ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद रही है। सह प्रभारी ने कहा कि जहां जहां आक्रोश यात्रा जारी है वहां सबसे ज्यादा शिकायतें बिजली कटौती को लेकर मिल रही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल में कुशासन और जंगल राज ही रहा है। माफ तो नहीं हुआ, लेकिन जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा भी उसको नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि किसान डबल मार झेल रहा है। गाय जिस तरह से मरी है तो किसान का जो दूसरा काम होता है, जो किसान के हित में होता है, वो पशुपालन का होता है। तो डंपी गाय जितनी मरी है उसमें किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। अभी जो इन्होंने वादा किया कि हम पूरे समय बिजली देंगे, हमारी सरकार में जो बिजली की सब्सिडी हम किसान को 12,000 रुपए साल के देते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया और बिजली के दाम बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। अभी बिजली की कह रहे हैं कि बिजली हम आपको 6 घंटे देंगे, जैसा कि दीदी ने बताया कि बिजली 3 घंटे आ रही है और वो भी 4 बार में आ रही है। हमारी जन आक्रोश यात्रा में बिजली वाला विषय हर जगह लोग आ रहे हैं और लोग जाकर के अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है। बिजली आती है, टुकड़ों में आती है, जब तक किसान उस खेत में पानी देने के लिए अपनी उस क्यारी के अंदर पहुंचता है तब तक बिजली चली जाती है। सम्मान के साथ लेकर चलते हैं उस गौ माता के लिए इस सरकार का रवैया बहुत ही खराब रहा। लंपी की वजह से राजस्थान में लाखों लाखों गोधन मर गए और जिस तरीके से गौ माता की हानि हुई है और उसके साथ साथ गौ माताएं भी चली गई है और लोगों का भी मन बहुत दुख गया है। राजस्थान सरकार को ये कभी लोग माफ नहीं करेंगे। इस तरीके का ये व्यवहार राजस्थान सरकार का था और यही जो सरकार है ये बहुत ही बदनीयती के साथ चल रही। खबर सीकर से है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में शामिल 4 शूटर समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर से नजदीक डाबला से पकड़ा गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पोंक गांव से हुई है। मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए शूटर्स में से 2 मनीष जाट और विक्रम गुज्जर सीकर के बताए जाने वाले हैं। वहीं सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और चोरी की गाड़ी बरामद की। हत्याकांड के आरोपियों के पकड़ने और पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एडीजी क्राइम रवि प्रकाश और डीआईजी अजयपाल लांबा को सीकर भेजा गया था। करीब 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी ने सीकर एसपी और पूरी टीम को बधाई दी है। तो इधर 14 दिन में नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर बूंदी में चल रहे धरने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, जहां सैकड़ों गौ भक्तों को साथ लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के बंगले पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। यहां पर नारेबाजी करते हुए जल्द ही नंदीशाला निर्माण की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने डीएम से पूछा कि नंदीशाला निर्माण में क्यों देरी रही है, जिस पर डीएम ने 7 दिन में भूमि आवंटन कर निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद गौ भक्तों ने आश्वासन मिलने के बाद 14 दिन से चल रहे धरने को खत्म किया। इस दौरान पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा नेता रुपेश शर्मा, अनिल जैन, गौसेवा संस्थान सचिव गोपाल महेश्वरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। नंदी गौशाला की जमीन अलॉटमेंट के लिए यहाँ गौ भक्तों का धरना चल रहा था और आज गौ भक्त सहित मैं और हमारे विधायक माननीय चंद्रकांता जी, ये 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की थी। बाद में मेरे को बुलाया था, तो ये सहमति बन गई है कि जो धरनार्थी थे, जिन्होंने 13 दिन से धरना दे रखा था, उनको नंदी गौशाला की जमीन कितने दिन में लौट करनी? जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर नंदी गौशाला की भूमि वांछित जितनी ये चाहते हैं उतनी अलॉट कर दें। का बात अब गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव की। अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। आज राज्य के 14 मध्य और उत्तरी जिलों में सभी राजनीतिक दलों ने गहन चुनाव प्रचार किया है। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों के 79 सीटों के लिए 1 दिसंबर को पहले चरण में मतदान के बाद 182 सीटों वाली विधानसभा की शेष 93 सीटों के लिए इस चरण में मतदान जारी है, जिसमें 61 राजनीतिक दलों के कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के प्रत्याशियों में 285 निर्दलीय भी शामिल हैं। दिसंबर
1 को पहले चरण के मतदान में औसत 63% वोटिंग दर्ज की गई थी। दूसरे चरण और अंतिम चरण में प्रदेश के 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटरों में सुबह 8 बजे से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में रानिप के 177 नंबर पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम ने लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की ओर से की गई व्यवस्थाओं के लिए आयोग को धन्यवाद किया। लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए मतदाताओं को भी बधाई दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस उत्साह के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। चुनाव आयोग के सुव्यवस्थित इंतजामों के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया के भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं वोट डालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं सभी से वोट देने की अपील करता हूं। खासकर पहली बार वोटिंग अधिकार प्राप्त करने वाले युवा लड़कियों और लड़कों को मतदान जरूर करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार ने अहमदाबाद के एक मंदिर में पूजा की। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। आज गुजरातना 2022 विधानसभाની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનો મતદાનનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા અઢી દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ યુવક યુવતીઓને વિનંતી કરું છું કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। ગુજરાતનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે। ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ, 100% એનરોલમેન્ટ, 0% ડ્રોપઆઉટ રેશિયો, ગરીબી ઉન્મૂલનના સમગ્ર કાર્યક્રમ અને સર્વસ્પર્શીય સર્વસમાવેશક વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશને આકર્ષી રહ્યું છે। એ વખતે ગુજરાતના સૌ મતદાતાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિકાસના મોડેલને વધુ સુદૃઢ કરાવવા માટે તમારો મત જરૂર આપો અને 5 વાગ્યા પહેલા રેકોર્ડ मतदान કરી गुजरातना विकास में सहभागी थाओ। धन्यवाद। तो वहीं आम आदमी पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने विद्यासागर हाई स्कूल में वोट डाला। वोट डालने के बाद ईसुदान गढ़वी ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। आज बीजा तबक्कामां मतदान कर्युं छे। लोकोनो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। बीजा तबक्कामां हुं लोकोने अपील करूं छुं, વધારે વધારે મતદાન કરજો। જો આપણે મતદાન કરીશું તો તમે નેતા પાસેથી જવાબ માંગી શકશો।
કારણ કે આપણે જો ઘરમાં બેઠા રહેશું તો પછી એવું થશે કે સજ્જન લોકો ચૂંટાયા કરતાં દુર્જનો વધારે આવી જશે અને પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ગુજરાતની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું શિક્ષણ ફી ઘટાડવાની, પછી આપણે અપેક્ષા રાખીશું આરોગ્યની સારી સુવિધાની, સારા રસ્તાની, સારી સ્કૂલોની. એ બહુ જ કઠિન રહેશે. મારે સૌ ગુજરાતીઓને અપીલ કરવી છે કે તમારા બાળકને સામું જોઈ અને મતદાન કરવા જાઓ. તમારા બાળકનું ભવિષ્ય બહુ જરૂરી છે. तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा सत्र में मौजूद दिखे। सत्र के पहले दिन सपा नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा संस्थापक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी सपा संरक्षक मुलायम सिंह के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि भारत की राजनीति में मुलायम सिंह का बड़ा योगदान रहा है। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये एक बड़ी क्षति है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को लगभग 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सभी के लिए दुखद है। भारत की राजनीति में श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक दीर्घ अनुभव और योगदान रहा है। वे एक साधारण परिवेश से आए, जमीन से जुड़े नेता थे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां असाधारण रही हैं। श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जनपद के सेफई ग्राम में हुआ था। 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया और समाज सेवा से जुड़ गए। तो इधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग में धांधली के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट रोकने का आरोप लगाया। तो वहीं सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया कि डीएम मैनपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं। इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ मैनपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट आजम खान के परिवार की राजनीति का भविष्य तय करेगा। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं, उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव है, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। वो भाषा बोली जा रही है।
और सुबह से शिकायत कर रहे हैं। कहीं जो मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।